हाय स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको दूंगा वो अपडेट जिसमें आप जानने वाले हैं कि टीचर कैसे बने। टीचर बनने के लिए आपके लिए हेल्पफुल सर्टिफिकेट कौन सा है। तो जी हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है सीटेट। एक टेस्ट होता है सीटेट। ये एक टेस्ट होता है सीटेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई संस्थाएं, वो चाहे एनटीए हो, ठीक है, तो एनटीए हो या सीबीएसई हो, तो इनमें से अभी 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 तक इससे सीबीएसई कंडक्ट कराता था, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनटी की तरफ चली गई है, तो एनटी इस एग्ज़ाम को कराता है। तो सबसे पहली बात है कि सीटेट का इम्पोर्टेंस क्या है। सीटेट का इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले हमारा सीटेट का इम्पोर्टेंस आ गया। इसके एग्ज़ाम फॉर्म पे बात करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म पे बात करेंगे। इसके बाद एग्ज़ाम फीस, फीस इसकी आ गई, ठीक है। फीस के बाद आपका क्वालिफाई, ठीक है, क्वालिफाई कंडीशन आ गई आपकी, ठीक है। इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, और इन सारे टॉपिक पर बात करने के बाद में आप यू आर बी एबल फॉर टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार चलते चलते यहाँ पर बात कर लें कि पेपर पेपर कितने होंगे, यानी 1 एंड 2 एंड 3 होगा, ठीक है। और क्वालिफाई कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट टॉपिक। देखो इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहली बात है कि सीटेट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो सीटेट के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देखो सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी वेलफेयर के स्कूल हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के जितने भी स्कूल हैं, उनमें जो भी वैकेंसी निकलती है वो तभी टीचर रखे जाते हैं जिनके पास सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। बट आपके माइंड में आ रहा होगा, सर अगर कोई स्टूडेंट सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाया है तो क्या वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो उसका विकल्प होता है यूपी टेट। जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके पास यूपी टेट होगा, आप यूके के रहने वाले तो उत्तराखंड टेट होगा, आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार टेट होगा। इसी तरह से अपने स्टेट का एक अलग अलग टेट होता है। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी, आई होप यहाँ तक, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ कि देखिए, सपोज अगर जैसे जीआईसी की वैकेंसी निकलती है तो अभी वहाँ नहीं है, लेकिन देखिए सारी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, एनसी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें ये बात आ रही है निकल करके कि जो हमारा सीटेट और यूपी टेट है उनके मार्क्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो इसलिए ऑल स्टूडेंट्स जितने भी अपेयरिंग हो रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर पूरा फोकस दें और उससे अच्छे से मार्क्स लेकर के आएँ और अच्छे से क्वालिफाई करें। सो मैं अब आपको ये इंपॉर्टेंस दे देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने सीख लिया, ये हमने जान लिया कि सर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या इसके बिना हम अप्लाई नहीं कर सकते क्या। तो देखो मेरे मानना यही है कि अगर केवीएस में एग्जाम अभी निकला है, केवीएस वैकेंसी निकली है, तो एनवीएस की वैकेंसी निकलती है, तो बिना इस सर्टिफिकेट के हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। क्या सर वहाँ पर यूपी टेट चलेगा या नहीं चलेगा। देखो केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसियाँ होती है वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल सर्टिफिकेट चलता है, सीटेट चलता है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो ये बात श्योर है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ये बात राइट क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया एग्जाम फॉर्म। देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि देखो 27 अप्रैल से, यानी 27 अप्रैल से और 26 मई के बीच में, सबसे पहले 27 अप्रैल से 26 मई के बीच में, 26 मई के बीच में एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है, एनटीए ने, और इसकी लिंक दे दी है सरकारी रिजल्ट पर, ठीक है। वहाँ पर जाकर के भी आप एक बार चेक कर सकते हो क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है उसका। लेकिन जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, 26 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक। लेकिन अब ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है, ये बात क्लियर समझ में आ गई। बट एग्ज़ाम को इसको अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे पहली बात ये है, इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास में डीएलएड किया हो गया हो या बीएड किया गया हो, वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि देखिए, इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए आपके पास डीएलएड और बीएड क्या बिल्कुल पासिंग होना चाहिए, या जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अभी तक कुछ टाइम पहले ये रिजल्ट था कि लास्ट ईयर वाले ही अप्लाई करेंगे,
लेकिन अब ये रूल बन गया है कि आपने अगर एडमिशन ले रखा है और आपका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर भी अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप अपने मन से निकाल लीजिएगा। बट आपका अगर एडमिशन है, अगर डीएलएड कर रहे हैं, यूपीटेट बीएड कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये बात क्लियर है। सर बीएड वाले किस में अप्लाई करेंगे और डीएलएड वाले किस में अप्लाई करेंगे? देखो अभी तक ऑप्शन ये था, अभी तक का एक ऑप्शन ये था कि बीएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई करते थे और जूनियर में भी अप्लाई करते थे, और डीएलएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई करते थे और जूनियर में भी अप्लाई करते थे। लेकिन अब जो है वो नई कुछ नीति के अकॉर्डिंग अब ये आ रहा है कि जूनियर वाले बीएड वाले जो है स्टूडेंट्स, जो बीएड वाले हैं वो 6, 7, 8 के लिए वैलिड हैं, यानी वो पेपर नंबर 2 को अप्लाई करेंगे। और जो डीएलएड वाले हैं वो 1 से लेकर के जो 5 तक के स्कूल है पेपर नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि पेपर नंबर 1 की फीस जो होगी वो 1000 होगी। ठीक है, पेपर नंबर 1 हो जा, पेपर नंबर अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, पेपर आप 1 और 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ना ये सबमिट करना होगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो इसका इट मीन्स ये है कि अभी आप दोनों पेपर्स में अप्लाई करेंगे। बीएड वाले प्राइमरी में भी अप्लाई करेंगे और जूनियर में भी, ठीक है, और डीएलएड वाले प्राइमरी में भी और जूनियर में भी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे चल के क्या हो ये कहा नहीं जा सकता, अकॉर्डिंग टू एनटीए या अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। फीस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फीस कितना सबमिट करना है। एग्जाम फॉर्म मैंने बता दिया आपको 27 अप्रैल से 26 मई के बीच में आएंगे, और लास्ट डेट है इसकी 29 मई फीस सबमिट करने की। तो लास्ट डेट तक नहीं जाइएगा, ठीक है, उससे पहले ही आप सबमिट कर दो तो शायद बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफाई करने के क्राइटेरिया क्या है? देखो क्वालिफाई करने के क्राइटेरिया जो है ना वेरी सिंपल है कि इसमें आपको 150 का क्वेश्चंस होंगे और 150 के ही वो होंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन जो है ना वो ईच मतलब 1 मार्क्स का होगा। तो इट मीन्स ये है कि 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 उसके मार्क्स होंगे। अब इसका ना आपको 60% लेकर के आना है, 60% लेकर के आना है इसका, तो इज इक्वल टू 90 मार्क्स बनेगा। तो आपको क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ अभी एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके भी एग्जाम में जो जॉब्स होती हैं उनमें मार्क्स नहीं लगते हैं, लेकिन आने वाले कल में इसके मार्क्स लगेंगे। ये कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट कुछ चल रहा है अंदर के इसके मार्क्स भी लगेंगे, तो इसलिए बेटर है कि आपको 90 प्लस ही जाना है। इससे कम जाने के चांसेस पे मैं नहीं कह सकता कि आप क्या होगा, लेकिन आप क्वालिफाई हो जाएं, सबसे बड़ी बात यही है। ठीक है, तो 90 मार्क्स आपके लिए क्या है, एक सफिशिएंट मार्क्स है, यानी कि क्वालिफाई, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई इन द एग्जाम्स, केवीएस एग्जाम्स एंड यूवीएस एग्जाम्स एंड ऑल अदर एग्जाम जहाँ पर ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और ये पहले ये सर्टिफिकेट 7 ईयर्स के लिए वैलिड था, लेकिन अभी लाइफ टाइम के लिए हो गया है। ये बात सबसे बड़ी है कि लाइफ टाइम के लिए हो गया है, क्योंकि ये कुछ लोगों को देख करके जो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हटा करके ना यहाँ पे 7 ईयर्स की जगह लाइफ टाइम कर दिया गया। ये बात श्योर है, एक बार क्वालिफाई करो, लाइफ टाइम के लिए आपकी छुट्टी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर नंबर 1 और 2 हो गया, जैसे मैंने आपको भी बताया था, 1 और 2 हो गया, क्वालिफाइंग आपका इतना हो गया। बाकी का जो एससी ओबीसी ईवीएस है ना, उनके लिए थोड़ा सा 82 है, क्योंकि उनको थोड़ा 55% कट ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पे 60% है, उसका 55% है, तो उनका जो है 82 मार्क्स को मान लिया गया है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनके सिलेबस पे एक बार डिस्कस करते हैं चलते चलते। देखो सिलेबस क्या होता है इनका, सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है, बस ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जैसे आप भी जानते हैं कि 1 से लेकर के 5 क्लास तक के लिए सिलेबस कुछ और होगा, और 6 से लेकर के 8th क्लास तक का जो सिलेबस होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, श्योर है। तो देखो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि दोनों एग्जाम्स में होती हैं, तो कॉमन चीज़ें, सबसे पहले कॉमन चीज़ों को फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो है ना कॉमन चीज़ों को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में जो अनकॉमन चीज़ें हैं ना उनको फाइंड करेंगे, जो सेपरेट चीज़ें हैं। देखो कॉमन चीज़ों में सबसे पहले क्या आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजी आ जाएगी आपकी, साइकोलॉजी के साथ आपका मैथ आ जाएगा, मैथ के बाद में आपका हिंदी, इंग्लिश,
इंग्लिश के साथ में आप कोई अदर लैंग्वेज, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, ठीक है, तमिल का, ठीक है, कश्मीरी एट्सेट्रा, इन लैंग्वेजेस को आप यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वन लैंग्वेज लेंगे, आपका साइकोलॉजी, मैथ, हिंदी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो ये प्राइमरी का है, मतलब 1 से लेकर के 5th क्लास तक का प्राइमरी का सिलेबस होगी आपका, ठीक है। उसके बाद जो जूनियर का सिलेबस है, साइकोलॉजी सेम रहेगी आपकी, साइकोलॉजी सेम रहेगी, और उसमें हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश के बाद फिर वही विकल्प आ जाएगा, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, इस तरह से। उसके बाद में अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सोशल साइंस को, और अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथ्स एंड साइंस को लेना होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिएगा, एग्जाम फॉर्म फिल जल्दी से कराइए, और जल्दी से कराने के बाद अपने एग्जाम में लगेगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा, प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, प्रीवियस सेल्स लगाइएगा, बस कुछ मत लगाइए, प्रीवियस सेल्स लगा लीजिए, उनका 4 टाइम्स 5 टाइम्स उनका बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। वहाँ से पेपर आता है और वहीं से बन करके जाता है, वेरी इजी होता है, मतलब क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद इससे नौकरी नहीं मतलब ये इसके नौकरी के लिए नहीं है, बट की को तो क्वालिफाइंग है, इसे क्वालिफाइंग करना होता है, प्रीवियस से लगा लीजिएगा, और उनसे आपका पेपर भी क्रैक होगा, गुड मार्क्स आएंगे आपके, और समझ पर आधारित होता है, ठीक है। मिलता हूँ इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड वीडियो फॉर यू, तो आप इस सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाए, एक बार देख लो, देखो दोबारा सीटेट है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, एग्जाम फॉर्म क्या है, फीस क्या है, क्वालिफाइंग पेपर कितना होता है, देखो सब 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक है, आपको गूगल पे मिल जाएगा, सरकारी रिजल्ट पे जा करके, ठीक है। एक बार खुद से भी चेक कर लेना, 29 मई इसके लास्ट डेट है फीस की। बीएड क्वालिफाई होना चाहिए आप, या डीएलएड, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और 6, 7, 8 के लिए बीएड वाला, और 1 से लेकर 5 तक के लिए फर्स्ट पेपर एक आप अप्लाई करते तो 1000, पेपर दोनों अप्लाई करते तो 1209 दिन। क्वालिफाइंग क्या है कि 150 में से 60% लाना होता है आपको, तो इसका 90 नंबर बनेंगे आपको ना, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, तो एवरी क्वेश्चन जो है ना वो 1 मार्क्स का होगा। 7 ईयर्स के लिए पहले वैलिड था, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, अभी लाइफ टाइम के लिए हो गया, ओके। तो सिलेबस क्या है इसका, 1 से 5 तक, और 6 से एक तरह से 8th तक के लिए। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ अनकॉमन चीज़ें हैं, तो देखो कॉमन चीज़ें यहाँ पर साइकोलॉजी आ गई, मैथ्स आ गया, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गई, और एनवायरनमेंट आ गया, तो ये तो आपका प्राइमरी लेवल के लिए आ गया। देखो साइकोलॉजी सेम है, ठीक है, हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है, ठीक है। यहाँ पे सोशल साइंस आ जाएगा, और यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस आ जाएगा। इसी तरह से मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, अपने साथ में लगे रहिएगा, और बाय बाय।